नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पीएम मोदी देश को उसके हाल पर छोड़कर एक बार फिर 6 दिनों की विदेश यात्रा पर चले गए हैं। इस समय मोदी इंडोनेशिया में अपना स्वागत सत्कार करवा रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए रील्स भी तैयार हो रही होंगी कि विदेश में लोग उनके लिए कितने दीवाने हैं। हो सकता है कि कल तक पता चले कि मोदी को कोई बड़ा अवार्ड मिल गया है। हालांकि अब मोदी के विदेश जाने और अवार्ड लेने का इंटरनेशनल मजाक बन रहा है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा है, ये देखिए सामने क्या लिखा है। गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग, यानी उन्हें कोई भी अवार्ड दीजिए वो दौड़े चले आएंगे। इस लेख में ब्रिटिश अखबार ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों और उनके समय पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि हाल ही में कई छोटे देशों ने खास तौर पर उनके लिए बिल्कुल नए अवार्ड शुरू किए हैं। द गार्डियन के इस लेख पर अब कांग्रेस ने भी एक पोस्ट लिखी है जिसमें यही शीर्षक लिखा है कि और साथ ही मोदी का एक कैरिकेचर दिखाया गया, ये देखिए, जिसमें मोदी के विमान की सीढ़ियों पर यही लिखा हुआ है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग। इस पोस्ट को देख लीजिए गौर से। और ये पहली बार नहीं है, मोदी का मजाक देश या विदेश में उड़ा हो, ये पहली बार नहीं है। लेकिन मोदी जानते हैं कि उनकी सत्ता तो अभी सुरक्षित है ही, संवैधानिक संस्थाएं उनके साथ हैं और जनता भी सारी तकलीफें सहकर आएगा तो मोदी ही जैसे जुमलों को सच होने दे रही है और उसमें लगी हुई है। अभी आप देखिए कि देश में कितने तरह की तकलीफों से जनता जूझ रही है। युवा परीक्षा और शिक्षा की गड़बड़ी को लेकर परेशान है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है। ऊपर से मौसम की मार भी जनता पर पड़ रही है। कल ही एक बारिश में मुंबई में 13 लोगों की जान चली गई। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आतंकी हमले होने पर जान जाए तो ही देश की जनता विचलित होगी? अगर बारिश, लू, ठंड इन सब से जान चली जाती है तो क्या इस पर लोगों को सरकार से जवाब नहीं मांगने चाहिए कि हमें बचाने के लिए वो क्या कर रही है? बारिश के कारण सड़कों पर, पुलों पर कैसे गड्ढे बन रहे हैं, इसकी खबरें सारे देश से सामने आ रही हैं। ये सब बीजेपी के भ्रष्टाचार का नमूना है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने वाले नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार अब दिखाई दे रही है। लेकिन मोरबी पुल गिरने के बाद आप याद कीजिए, पहलगाम की घटना होने के बाद, नोटबंदी और जीएसटी के बाद भी मोदी ही सत्ता में आते हैं तो फिर मोदी क्यों फिक्र करेंगे कि जनता पर क्या बीत रही है? हालांकि कांग्रेस बार बार इन सब पर आवाज उठा ही रही है। अभी राहुल गांधी ने बस बनाने वालों से, जी हां, बस जिसमें हम सफर करते हैं, बस बनाने वालों से मुलाकात कर एमएसएमई सेक्टर में हो रही तकलीफों को उजागर किया है। उसका वीडियो आज जारी किया है राहुल गांधी ने। इधर आज एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार और एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या करने जा रही है। आइए जरा सुनिए यहां कन्हैया कुमार को, सुनिए जरा। अगर आप इस देश की परीक्षाओं को देखेंगे तो आज की तारीख में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश के एक टेक्निकल विश्वविद्यालय का पूरा क्वेश्चन पेपर का बंडल ही चोरी हो गया। चाहे इस देश में सिलेबस की बात हो, पेपर लीक की बात हो, सेशन की बात हो, हॉस्टल की बात हो, या जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वैकेंसी और नौकरी की बात हो, हम ये कह सकते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मौजूदा सरकार ने आईसीयू में पहुंचा दिया है। इस बात को देखते हुए राहुल जी लगातार देश भर के विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, बड़ी संख्या में देश के विद्यार्थी उनसे आकर के बात किए और नेता प्रतिपक्ष ने यह महसूस किया कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी परिवर्तन बंद कमरों में बैठकर नहीं हो सकता है। विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर यह है कि समस्या की पूरी जानकारी हो और फिर उन समस्याओं के समाधान तक पहुंचा जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के
पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष कोटा में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक प्रेजेंटेशन विद्यार्थियों के बीच में, अभिभावकों के बीच में और इस देश के जो शिक्षाविद हैं उनके बीच में उन्होंने रखा। और उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एनएसयूआई और आईओआईसी, कांग्रेस पार्टी के बाकी सेल और प्रकोष्ठ मिल करके देश के 28 शहरों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके छात्रों की गूंज कैंपेन को चला रहे हैं। राहुल जी के प्रेजेंटेशन को विद्यार्थियों के बीच में लेकर के आ रहे हैं और विद्यार्थियों के जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुनते हैं। विनोद जाखड़ भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ लगातार शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए अपनी टीम के साथ सड़कों पर दिखाई देते हैं। जरा सुनिए विनोद जाखड़ क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से देश के अंदर आज शिक्षा व्यवस्था बदहाली में है, आज शैक्षणिक संस्थाएं जिस तरीके से ध्वस्त की जा रही हैं, एक सोची समझी साजिश है। पूरे देश के अंदर आज छात्र संघ चुनावों को एक साजिश के तहत बंद किया गया है ताकि कैंपस के अंदर जो आज इनकी तानाशाही है उसको ये कायम रख सके। इसी को लेकर एनएसयूआई ने अब ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन की शुरुआत की है। अब प्रत्येक कैंपस के अंदर हम अपनी यूनिट्स बनाएंगे इलेक्शन के माध्यम से। राहुल गांधी जी की यह सोच है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस देश के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़ा है और कैंपस के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। वो अपने छात्र जीवन में छात्र संघ का चुनाव लड़ता है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। इसी को लेकर अब एनएसयूआई जो है उनको आगे बढ़ने का मौका देगी, उनको आवाज उठाने का मौका देगी। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, आज कैंपस के अंदर इतनी तानाशाही हो गई है, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जिस तरीके से वहां के वाइस चांसलर का जो एक्सटेंशन है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है यूजीसी के नियमों पे भी, कि आप किस आधार पे जो है उनका समय आगे बढ़ा रहे हैं जबकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कैंपस में अगर कोई छात्र आवाज को उठाता है तो उसको मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती है, उसके अटेंडेंस शॉर्ट लगाने की धमकी दी जाती है। और जिस तरीके से आज प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है पूरे देश के अंदर, तो ये समझ में आ गया है कि विशेष आइडियोलॉजी के लोगों को कैंपस के अंदर भरने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। उनका कोई काम नहीं होता, उनका एक ही काम होता है, केवल आरएसएस का प्रचार करना। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब एनएसयूआई जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को बढ़ा रही है। अब कैंपस के अंदर हम लोग जो है इलेक्शन कराने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के प्रदेश में, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और यूनिट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। उसमें मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो इसका मेंबरशिप जो फीस है, ये 3 साल का। तो सुन रहे थे यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट और एनएसयूआई आगे क्या करने जा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा आगे, इन सब पे बात यहाँ रखी जा रही थी। तो एक तरफ कांग्रेस शिक्षा की गड़बड़ियों पर आवाज़ उठा रही है तो दूसरी तरफ जंतर मंतर आई है। तो जंतर मंतर पर आज 17वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है और साथ ही सोनम वांगचुक, नेहा बोरा सहित कईयों का अनशन वहाँ चल रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह से सरकार इन लोगों को अब तक बात करने के लिए क्यों नहीं बुला रही है और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा, इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। इधर एक बड़ी लड़ाई इस समय टीएमसी में चल रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी का बागी गुट पिछले दिनों चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है, जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी और आज असली टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया है। टीएमसी ने पार्टी पर अधिकार जताने वाले बागी गुट के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक समितियां पार्टी के संविधान के तहत साल 2027 तक पूरी तरह वैध हैं। पार्टी के बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी के प्रतिवेदन के खिलाफ आयोग को यानी चुनाव आयोग को एक विस्तृत जवाब सौंपा गया है। बागी गुट का मुख्य तर्क है
कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनल वर्किंग कमेटी का कार्यकाल साल 2025 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन कल्याण बनर्जी ने बागी गुट के इस दावे को खारिज कर दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि पार्टी के संविधान में समय समय पर संशोधन किए गए हैं। साल 2000 में इस कार्यालय को इस कार्यकाल को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गया था। इसके बाद साल 2006 में इसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। इन सभी बदलावों की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। जैसी लड़ाई हम शिवसेना, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसी लड़ाई हम शिवसेना और एनसीपी में देख चुके हैं, वही हाल अब टीएमसी का किया जा रहा है। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी, ये देखना होगा, क्योंकि बार बार बीजेपी जीतती है कहां? वहां जहां संवैधानिक संस्थाओं को हस्तक्षेप करना चाहिए, वहां हस्तक्षेप न करते हुए बीजेपी की जीत घोषित हो जाती है। अभी एक मामला जो है, जो शिवसेना का दोनों गुटों का, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी उसके फैसले का इंतजार है। 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, चुनाव हो गए, लेकिन अभी भी इंतजार बाकी है। टीएमसी का मामला कहां जाएगा? और इसीलिए कह रहा हूं कि क्या इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी? वही बंगाल में सरकार बनाने के बाद बीजेपी का असली चेहरा सामने आ चुका है। बारुईपुर जगह है, आप जानते हैं 24 परगना में। बारुईपुर में नाबालिग बच्ची के साथ हुए शोषण हुआ और उसकी जान लेने के मामले में अब शुवेंदु अधिकारी की सरकार घिर गई है, क्योंकि आरोप है कि ममता बनर्जी पीड़ित परिवार तक न पहुंच पाए, इसके लिए उन्हें नजरबंद किया गया। लेकिन ममता को रोकने वाले शुवेंदु अधिकारी भी पीड़ित परिवार के पास नहीं गए, जिस पर टीएमसी ने लिखा है आज सोशल मीडिया पर। टीएमसी का लिखना है कि शुवेंदु अधिकारी, आप हद दर्जे के पाखंडी हैं, ठीक प्रधानमंत्री की तरह, जिनके पास लगातार हो रहे अत्याचारों के बावजूद मणिपुर जाने का समय नहीं था। आपके पास भी बरुईपुर में उस छोटी बच्ची के परिवार से मिलने का समय नहीं है, जिसके साथ आपकी देख रेख में बेरहमी से शारीरिक शोषण और हत्या की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित के माता पिता को पहले भवानी भवन में अमानवीय, असंवेदनशील और नाकाम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कहा गया था, और अब खबर है कि वो कल पीड़ित परिवार से बात करेंगे, क्योंकि आज वो राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। इसे कहते हैं प्राथमिकताएं। बीजेपी फॉर बंगाल के, यानी पश्चिम बंगाल की बीजेपी के नेता बेशर्मी की जिस हद तक जा सकते हैं, वो वाकई अविश्वसनीय है, यहां कह रही है टीएमसी। तो बीजेपी का बेटी बचाओ का पाखंड, सुशासन का पाखंड सब सामने आ रहा है। केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बीजेपी के अच्छे दिनों की कलई खुल चुकी है। अब जनता इस सच्चाई को देखकर क्या मोदी से जवाब मांगेगी? लेकिन मोदी जी तो झोला उठाकर इंडोनेशिया निकल गए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही डांस देख रहे हैं। उसके बाद अब आगे क्या क्या रील्स बन के आएंगी वो आप लोग देखेंगे ही। तो ये सब कुछ हो रहा है, और ऐसे में एक तरफ आप दुनिया भर में जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पासपोर्ट की रैंकिंग हमारी गिरती जा रही है, अब और गिर गई है। पासपोर्ट की रैंकिंग अब 125वें स्थान पर आ गई है। प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते हैं और इतना ही विदेश में हमारा डंका बोल रहा है,